इको सेंसिटिव जोन्स, अगर हम इनकी बात करें तो ये ऐसे फ्रेजाइल जोन्स हैं एज पर द एनवायरमेंट जिनको प्रोटेक्ट करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। आज हम इन्हीं इको सेंसिटिव जोन्स के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं ताकि आपके एग्जाम के लिए इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि इस पर्टिकुलर थीम पर आप क्वेश्चन प्रीलिम्स में तो देख ही चुके हैं, आगे भी क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं और मेंस में भी इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज्यादा काम आती है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं इको सेंसिटिव जोन्स के बारे में। इको सेंसिटिव जोन्स जो हैं वो बेसिकली इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज हैं और हमारे देश में नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्ट प्लान के तहत इनको प्रोटेक्ट किया जाता है और इनका एरिया जो है डिसाइड होता है। चलिए इसके बारे में और बात करते हैं आगे। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस दशहरा के पावन अवसर पे चहल एकेडमी स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट लेके आया है जिसको यूज करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पर यूपीएससी ऑनलाइन लाइव फाउंडेशन बैच और साथ ही साथ यूपीएससी रिकॉर्डेड बैच फाउंडेशन बैच पे हैवी डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं अप टू 50%, जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पा सकते हैं और ये कोड यूज करके ये डिस्काउंट जो है अवेल कर सकते हैं। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसके हम बात कर रहे हैं आज इको सेंसिटिव जोन्स के बारे में। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज हैं और इनको डेजिग्नेट किया गया है एरियाज एज सेपरेटेड एरियाज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ताकि जो ये प्रोटेक्टेड एरियाज है, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज और नेशनल पार्क, उसके आसपास के जो एरियाज हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि ये इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज है। अब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? इनको यहाँ पे ये करना है कि जो स्पेसिफिक एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं स्पेशली इन एंड अराउंड नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, उनको रेगुलेट किया जा सके ताकि कोई नुकसान ना पहुंचे इन एक्टिविटीज की वजह से जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स इन एरियाज में एग्जिस्ट करते हैं, इन प्रोटेक्टेड एरियाज में एग्जिस्ट करते हैं। अब ये जो यहाँ पर इकोनॉमिकली सेंसिटिव जोन, सॉरी इको सेंसिटिव जोन जो है, यहाँ पे इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स जो हैं उनका पर्पस क्या है? पर्पस सबसे पहले है कि इन्वायरमेंट का जो डिग्रेडेशन हो रहा है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज या ह्यूमन मेड एक्टिविटीज की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से उनको कम किया जा सके और इन्वायरमेंट को उससे प्रोटेक्ट किया जा सके। साथ ही साथ जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, उनके लिए ये जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स हैं वो एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम कर सके, ताकि ये प्रोटेक्टेड एरियाज जो अपना पर्पस है ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट उनको फुलफिल कर सके। साथ ही साथ ये एक ट्रांजिशनल जोन की तरह काम करते हैं जहां पर हायर प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड है। इफ दिस इज द नेशनल पार्क, देन इको सेंसिटिव जोन विल हेल्प इट प्रोटेक्ट द हायर प्रोटेक्शन जोन, जहां पे हायर प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड है एज कंपेयर टू द एरियाज जहां पर कम प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड है। अब हमारा नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत जो प्लान आया है उसके हिसाब से जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो डिक्लेयर कर सकती हैं जो भी लैंड 10 किलोमीटर की बाउंड्री में आता है, प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे कि नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, उनको एज इको सेंसिटिव जोन्स। और ये किसके अंतर्गत हो सकता है? ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत होता है। अब ये जो 10 किलोमीटर का रूल है वो एज अ जनरल प्रिंसिपल इंप्लीमेंट किया गया है। मतलब यहाँ पर जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है और एप्लीकेशन है वो वेरी कर सकता है, चेंज हो सकता है बेस्ड ऑन द रीजन और उस जगह की पर्टिकुलर नीड्स क्या है। इसके अलावा यूनियन गवर्नमेंट जो है वो भी डेजिग्नेट कर सकती है एरियाज जो 10 किलोमीटर के बाहर है। अगर मेन रेंज ये है और यहाँ पर 10 किलोमीटर खत्म हो रहे हैं, लेट्स जस्ट से, एंड इसके बियॉन्ड का जो एरिया है वो यूनियन गवर्नमेंट जो है डेजिग्नेट कर सकती है और ये इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एरियाज के लिए सेंसिटिव कॉरिडोर्स जो है फंक्शन करेंगे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑन द मैप
कि हमारे पास कौन कौन से इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स कहाँ कहाँ पर पाए जा रहे हैं. It is given in the map here. We have it around Sultanpur National Bird Sanctuary. Then we have it around Okhla Bird Sanctuary, that is in Noida. Then we have Karnala Bird Sanctuary, Haryana. Bandlapur National Park, Bandipur National Park, Tiger Reserve, Karnataka. Western Ghats in Maharashtra. And then Pulicat Bird Sanctuary in northern Tamil Nadu, southern Andhra Pradesh. Sundarbans, West Bengal. यहाँ पर ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स जो हैं यहाँ पर डेजिग्नेट किए गए हैं और साथ ही साथ प्रेजेंट है. रीसेंट सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जो ये डायरेक्शंस हैं कि यूनिफॉर्म स्पेसिफिकली 1 किलोमीटर जो इको सेंसिटिव जोन्स हैं जो कि हम फॉरेस्ट सेंचुरीज के अराउंड बना रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है और इस वजह से यहाँ पर मॉडिफिकेशन जो है वो एक्सपेक्टेड है ताकि इनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बेहतर हो सके और जो पर्पस है ESZ का वो फर्दर फुलफिल हो सके. अब अगर हम बात करें कौन कौन सी एक्टिविटीज जो हैं इको सेंसिटिव जोन्स के अंदर हो सकती है, तो यहाँ पर हमारे पास कैटेगरीज है. जैसे कि सबसे पहले प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज. ये वो एक्टिविटीज हैं जो कि अलाउड ही नहीं है इको सेंसिटिव जोन्स में. देयर आर बिग नो, इट इज नॉट अलाउड इन द इको सेंसिटिव जोन्स, जिसमें इंक्लूडेड है कमर्शियल माइनिंग, ऑपरेशन ऑफ एनी सॉमिल्स, इंडस्ट्रीज जिनसे वाटर, नॉइस, एयर पोल्यूशन हो सकता है और किसी भी तरह का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट या फिर कमर्शियल यूज ऑफ वुड. कुछ परमिटेड एक्टिविटीज भी हैं जो हो सकती हैं, जो कंडक्ट की जा सकती हैं ESZ में, जैसे कि अगर कोई एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस रन कर रही हैं उस एरिया में, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जा रहा है, या फिर ग्रीन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जा रहा है. अगर इनमें से कोई एक्टिविटी है तो इट इज परमिटेड in the ecologically sensitive zones. Then we are talking about regulated activities. कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो रेगुलेशन के अंदर आती हैं in ESZ, जिसमें इंक्लूडेड है जब भी ट्रीज को गिराया जाएगा, किसी तरह के होटल्स या रिजॉर्ट्स का एस्टैब्लिशमेंट होगा, कमर्शियल यूज ऑफ नेचुरल वाटर होगा, इलेक्ट्रिक केबल्स का इंस्टॉलेशन होगा, या फिर कोई भी सिग्निफिकेंट ऑल्टरेशन की जाएगी एग्रीकल्चर सिस्टम को, जैसे कि अडॉप्शन ऑफ हेवी टेक्नोलॉजी या फिर इंक्रीज्ड यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स. साथ ही साथ अगर रोड्स की वाइडनिंग हो रही है इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स में तो वो भी रेगुलेटेड एक्टिविटीज के अंतर्गत आएगा. इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट एरियाज हैं क्योंकि वो फैसिलिटेट करते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, क्योंकि कंजर्विंग और प्रोटेक्टिंग जो बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्टेड एरियाज में है और उसके इन एंड अराउंड एरियाज में है उसको प्रोटेक्ट करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है और एंडेंजर्ड स्पीशीज और यूनिक इकोसिस्टम के कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन में ये हेल्प करते हैं. साथ ही साथ अगर हम हैबिटेट प्रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पर जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं इन जोन्स में, इस इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स में जो प्रेजेंट हैं, वहां पर एनरोचमेंट और अनसस्टेनेबल एक्टिविटीज की प्रेजेंस ना होने की वजह से ये हैबिटेट्स जो हैं सेफली एग्जिस्ट करते हैं. तो यहाँ पे हैबिटेट प्रिजर्वेशन भी देखने को मिलता है. साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी इश्यूज आ रहे हैं उनको मिटिगेट करने में एक बहुत बड़ा हाथ है इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स का. साथ ही साथ ये जो जोन्स हैं ये काफी सारी साइंटिफिक रिसर्च के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि यहाँ पे इकोसिस्टम्स को समझा जा सके, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग इनहैंस की जा सके. तो साइंटिफिक रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करते हैं ESZ. अदर देन दैट, लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल रेजिलियंस is another significance of ESZ. यहाँ पर इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं और इस वजह से ये जोन्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं लॉन्ग टर्म रेजिलियंस और इससे इंश्योर होता है कि जो चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं
उनमें ये हैबिटेट्स और इकोसिस्टम्स जो हैं सस्टेन कर सकें। साथ ही साथ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करने में ESZ का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ये कोर बफर मॉडल पर बेस्ड है और इस वजह से लोकल एरिया की कम्युनिटीज भी प्रोटेक्टेड रहती हैं और उनको इसका फायदा मिलता है। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है। हमने ये डिस्कस किया, हमने ये समझा कि ESZ एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन से एरिया होते हैं, कौन डेजिग्नेट करता है। इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि हम समझे कि मेजर इश्यूज क्या हैं इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स के साथ, यहाँ पर क्या चैलेंजेस आ रहे हैं कि यहाँ पर जो पर्पस है ESZ का वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। सबसे पहला यहाँ पे है हमारे पास इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज। जो ESZ की पॉलिसीज हैं उनमें काफी डिफरेंस देखा गया है, चाहे वो अलग अलग रीजन्स हो, स्टेट हो, ये स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जिसकी वजह से इम्प्लीमेंटेशन पर इफेक्ट पड़ता है। इस वजह से ESZ जो है अपने फुल पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। लोकल कम्युनिटीज जो हैं वो यूजुअली डिपेंड करती हैं इन जोन्स पर फॉर देयर लाइवलीहुड। अब यहाँ पर जरूरी है कि सोशियो इकोनॉमिक नीड्स और साथ ही साथ कंजर्वेशन गोल्स को भी मैनेज किया जाए, और ये एक परसिस्टेंट चैलेंज है जो गवर्नमेंट एज वेल एज एनवायरमेंटलिस्ट फेस करते हैं। अदर देन दैट, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो ESZ जो है वो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है झेल रहे हैं, चाहे वो चेंजेस इन टेम्परेचर हो, प्रेसिपिटेशन हो, एक्सट्रीम वेदर हो, वो इन ESZ का बायोडाइवर्सिटी और रेजिलियंस जो है इफेक्ट कर रहे हैं। अदर देन दैट, यहाँ पर कंजर्वेशन और डेवलपमेंट को बैलेंस करना बहुत ही प्रॉब्लमैटिक हो गया है। ESZ काफी जगह ऐसे रीजन में आते हैं जहां पर पोटेंशियल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, बट क्योंकि यहाँ पर फोकस करना है कंजर्वेशन पर और कंजर्वेशन और डेवलपमेंट के प्रोपोनेंट्स को मैनेज करना है, तो इस वजह से एक इशू कॉन्फ्लिक्ट जो है हमेशा कंजर्वेशन और डेवलपमेंट के बीच में रहता है। साथ ही साथ टूरिज्म जो है जब भी ESZ में है, जहां पे भी है, वो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को फैसिलिटेट करती है और उससे ESZ का जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं हो पाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें जो ESZ का प्रोसेस है, वे फॉरवर्ड की बात करें, तो वो एक पार्टिसिपेटरी प्लानिंग होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं कि यहाँ पर रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा हमें नीड स्पेसिफिक अप्रोच के लिए ESZ को, और साथ ही साथ हम ये नहीं मान सकते हैं कि वन साइज फिट ऑल पॉलिसी वर्क करेगी सारी इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स के लिए। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को साथ में आना पड़ेगा ताकि सारे स्टेक होल्डर्स, चाहे वो इन्वायरमेंटलिस्ट हो, चाहे यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए हो, कम्युनिटीज हो, लोकल कम्युनिटीज, फॉरेस्ट डेवलपर्स, डिपार्टमेंट्स, उन सबको एक साथ लाना पड़ेगा ताकि यहाँ पर बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ ESZ हो सके इन टर्म्स ऑफ कंजर्वेशन एज वेल एज डेवलपमेंट। वी हैव दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम इको सेंसिटिव जोन्स जो कि देखा गया था इन 2014। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है एंड प्लीज सेंड इन योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। With reference to eco-sensitive zones, which of the following statement is are correct? First, eco-sensitive zones are the areas that are declared under Wildlife Protection Act 1972. दूसरा, the purpose of declaration of eco-sensitive zones is to prohibit all kinds of human activities in those zones except agriculture. अगर आपको इस टॉपिक में क्लैरिटी मिल गई है, ये क्वेश्चन आंसर करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, बहुत ही आसान होगा। प्लीज सेंड इन योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। वी हैव अंडरस्टूड ऑल द डिटेल्स and dimensions related to eco-sensitive zones, and for more such videos and content, please subscribe to our YouTube channel. That was all from my side. Thank you so much.